So today we are going to read chapter 11, administrative structure, growth of colonial army and सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये ब्रिटिश के बारे में जो चैप्टर है, जो आपकी हिस्ट्री है, उनके बारे में कैसे वो हमारे देश में आए थे, कैसे उन्होंने क्या क्या किया था, क्या क्या ट्रेड करे थे उन्होंने, क्या क्या डेवलपमेंट करी थी, उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपोजिशन ऑफ मिलिट्री। ठीक है, मिलिट्री के बारे में कैसे उन्होंने प्रशासन जो था, जैसे हम लोग कहते हैं ना, सर बताते होते हैं, जो आईपीएस का या फिर जो आईएएस का टेस्ट होता है, सिविल सर्विसेज, तो सिविल सर्विसेज जो थी इन्होंने ही शुरू की थी ब्रिटिश ने। ठीक है, सो अर्ली ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। पहले क्या हुआ था, जो देश के अंदर इतने अच्छे स्पाइसेस थे, मसाले मिलते थे हमारे देश के अंदर, के जो ब्रिटिश थे यहाँ पे व्यापार करने के लिए आया था। ठीक है, ट्रेड करने के लिए आया था। द मेन पर्पस वाज टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो उनका मेन मकसद क्या था कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने प्रॉफिट जो है वो कमाना है यहाँ से, हमारे देश से। सो बट दे वांट ओवर मेनी इंडियन टेरिटरीज। तो जरा से पैसे कमाना था उनका जो मेन मकसद था। ठीक है, बट धीरे धीरे उनकी जो लालच था वो बढ़ता गया। उन्होंने बहुत सारी जो देश की इंडियन टेरिटरीज थी वो जीत ली। टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज टेरिटरीज दे अडॉप्टेड मैनी पॉलिसीज। तो प्रशासन चलाने को, जैसे प्रधानमंत्री प्रशासन चला रहे हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, सीएम होते हैं, डीसी होता है, सारे प्रशासन चलाते हैं। तो वैसे ही राज्यों की एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उन्होंने बहुत सारी रणनीतियां जो थी अपनाई। द ऑब्जेक्टिव व्हिच वाज टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोजिशन। तो मेन उनका मकसद क्या था, ये था कि जो ब्रिटिश का जो ध्यान है, इंटरेस्ट है, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कंपोजिशन, उसकी बनतर की तरफ जो था, कि उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कंपोजिशन जो है करनी है, बनानी है। एज अ ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलप्ड अ नीड also was to organize its legal, administrative and bureaucratic। ठीक है, तो व्यापार के साथ साथ कहते हैं कि जैसे जैसे वो व्यापार उनका बढ़ रहा था, वो बना रहे थे, वो डेवलपमेंट उसकी हो रही थी। देयर आल्सो नीड, उनका ये भी था कि प्रशासन भी बढ़े, लोग बढ़े, टेक्नोलॉजी बढ़े, जो कानूनी रूप से जो लीगली जो चीजें हैं वो भी जो है वो डेवलप हो देश के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो था, आजादी से पहले वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कहते हैं उनके अंदर जो उन्होंने बनाए थे रूल्स रेगुलेशन, वो कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एडी। इन 1773 एडी क्या हुआ था, एक्ट वाज पास टू इंक्वायर द वर्किंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। एक एक्ट पास किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को लेके। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, द ब्रिटिश पार्लियामेंट गॉट द राइट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसको राइट मिल गया कि उसको हक है टू चेक द वर्किंग ऑफ द कंपनी इन इंडिया। कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ठीक है, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अलग चीज है, इंडियन पार्लियामेंट अलग चीज है। यहाँ पे पार्लियामेंट है वो अलग होती है, जो सारे यहाँ पे जो ऑफिसर्स थे ब्रिटिश के, जो काम कर रहे थे, वो सारा जो काम था किसके नीचे हो रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के काम के नीचे हो रहा था। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इस एक्ट के दौरान 1773 एक्ट का क्या मतलब था, इसका मतलब था कि जो कंपनी का देश के अंदर काम हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम हो रहा है, वो सारा ब्रिटिश पार्लियामेंट के देख रेख में होता है। ठीक है, हैड द राइट टू टेक डिसीजन बाय मेजॉरिटी ओवर द मैटर्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहता है कि उनके पास हक थे, किस चीज का हक मिल गया उनको, जैसे हमारे पास अभी राइट्स दिए हुए हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक। ठीक है, आजादी, आजाद घूम सकते हैं, आजाद बोल सकते हैं, ठीक है, आजाद हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे जा सकते हैं, ये हमारे राइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी राइट लिखा हुआ है उनके पास कि उनको अधिकार मिल गया ये डिसीजन लेने का कि क्या करना है, क्या जो मसले हैं एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, प्रशासन से लेके, उसके अंदर वो क्या क्या जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल हैड द राइट टू कंट्रोल द बॉम्बे। ठीक है, तो पहले जो मुंबई था, बेटा ये ध्यान से नोट कर लेना, जो मुंबई था फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो नाम था पहले क्या था, बॉम्बे था। ठीक है, पहला नाम उसका बॉम्बे है। एंड उसके बाद लिखा है अभी मद्रास एंड चेन्नई। ठीक है, दोनों का नाम पहले चेन्नई था, पहले मद्रास था, अभी इसका जो नाम है वो चेन्नई है। जो गवर्नर जनरल एंड उसकी काउंसिल जो थी उसको हक था। ठीक है, काउंसिल क्या होती है, एक टीम होती है आदमियों की, टीम ऑफ मेंबर्स जो गवर्नर जनरल के नीचे काम करते हैं। ठीक है, तो उनको ये हक था कि वो जितना भी प्रशासन है गवर्नमेंट के मैटर्स के अंदर, मसलों के अंदर, वो दखल अंदाजी कर सकते हैं, उनके जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं मद्रास के और बॉम्बे के जो एडमिनिस्ट्रेशन है। किन चीजों से रिलेटेड, वॉर, लड़ाइयों से रिलेटेड, पीस, ठीक है, शांति से रिलेटेड, पॉलिटिकल ट्रीटीज, अलायंसेस, जो पॉलिटिकली सत्ता को लेके जो संधियां होती थी उनके जो इंटरफेयर वो कर सकते थे। नेक्स्ट है पिट इंडियाज एक्ट 1784 एडी। ये
पिट एक्ट क्या था? इन 1784 कहते 1784 एडी में 1984 में द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड पास्ट पिट इंडियन एक्ट। तो बेटा ये पहला लिखा हुआ है कि जो आजादी से पहले जब ब्रिटिश रूल हमारे देश में आया था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद लेटर उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो इन 1947 के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम मेंबर्स ने ये मिलके जो था वो बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन देश का, ठीक है। तो ये आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बताए हुए हैं यहाँ पे जो देश से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए थे और उसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो काम कर रही थी, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि इस एक्ट के दौरान क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट टू कंट्रोल द कंपनी सिविल सर्विसेज एंड पिट एक्ट मतलब देश की जो मिलिट्री है और फाइनेंस मैटर जो है, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना जिसके अंदर कितने थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया इंग्लैंड के अंदर, उसके अंदर 6 मेंबर थे और वो सारे के सारे मिलके क्या कर रहे थे, जो सिविल सर्विसेज जो मिलिट्री थी और जो फाइनेंस मैटर्स थे, ठीक है, वो कंट्रोल कर रहे थे, उनके हाथ में थे ये। सो द नंबर ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 to 3। सो जो गवर्नर जनरल की काउंटिंग थी काउंसिल मिनिस्टर्स के अंदर वो कम हो गई, 4 to 3 हो गई, मतलब पहले 4 लोग होते थे फिर अब 3 लोग होने लगे। द बॉम्बे एंड मद्रास गवर्नर्स वर फुली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल। अब कहते हैं कि जो बॉम्बे एंड जो मद्रास गवर्नर हैं वो सारे के सारे गवर्नर जनरल के कंट्रोल के नीचे थे, मींस उसके गवर्नर जनरल के नीचे जो थे वो काम कर रहे थे। कौन काम कर रहा था? गवर्नर्स। कौन गवर्नर्स? जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे वो किसके नीचे काम कर रहे थे? गवर्नर जनरल के नीचे काम कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट। और नेक्स्ट है हमारा पिट्स एक्ट था, ठीक है। पिट्स एक्ट मीन मिलिट्री और फाइनेंस को लेके याद बेटा बहुत सारे चैप्टर्स अगर बोर्ड के इतने सारे आएंगे तो बस आप लोग अंडरलाइन करते रहना कि ये चीज जो है किस चीज के लिए बनाई गई थी, ये चीज जो थी वो किस चीज के लिए थी, फिर आप अपने आप बना सकते हो। पिट एक्ट है, पिट एक्ट लिखा हुआ जैसे सिविल मिलिट्री एंड फाइनेंस मैटर के लिए बनाया गया था। इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। इंग्लैंड के अंदर उसके 6 मेंबर थे, ठीक है। और जो बॉम्बे और मद्रास के जो जनरल थे सॉरी जो गवर्नर थे वो पूरे के पूरे उनका कंट्रोल था, किसके नीचे वो काम कर रहे थे? गवर्नर जनरल के नीचे वो काम कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833 एडी के अंदर बनाया गया था। इस एक्ट के दौरान क्या था कि दिस एक्ट कंपनी वाज आस्क्ड टू लीव ऑल द वर्क रिलेटेड विद ट्रेड सो दैट इट वुड पे इट्स फुल अटेंशन टू एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बताया क्या कि जो कंपनी है पूरा पूरा अपना व्यापार को लेकर, जो व्यापार करने के लिए तो आई हुई थी बट अपना कहते हैं व्यापार पूरा छोड़ दे, उसका ध्यान जो था व्यापार की तरफ पूरा छोड़ दे और पूरे की पूरा जो ध्यान था अपना इसके प्रशासन को चलाने में लगा दे, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ वो लगा दे, ठीक है। द बंगाल गवर्नर जनरल एंड काउंसिल वर नो नेम्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कहते जब बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसकी काउंसिल थी, अब उसको पूरे पूरे मतलब पहले बेटा जैसे अभी दिल्ली है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट अब कह देते हैं कि जो दिल्ली है वहां से सरकार चल रही है, ठीक है ना। अब पहले क्या था यहाँ पे, पहले बंगाल था, बंगाल एक सेंटर था, ठीक है। तो वहां का जो गवर्नर जनरल था वो पूरा पूरा इंडिया का ही गवर्नर जनरल था, ठीक है। उसको कहा जाने लगा एंड काउंसिल ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली, उसको काउंसिल ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। अ लॉ मेंबर वाज इंक्लूडेड इन द गवर्नर जनरल्स काउंसिल टू मेक लॉज फॉर द कंट्री। सो एक उस गवर्नर जनरल्स की काउंसिल, काउंसिल का मतलब क्या है? टीम ऑफ मेंबर्स जो जिसके नीचे काम कर रही होती है, गवर्नर जनरल के नीचे काम कर रही होती है। उसको कुछ मेंबर्स दिए जाते हैं, जैसे प्रिंसिपल को टीचर दिए जाते हैं कि आप मिलकर काम करो, स्कूल चलाओ। वैसे ही देश को चलाने के लिए क्या होता है, कोई राज्य को चलाने के लिए क्या होता है? गवर्नर जनरल होता है और वो क्या करता है? अपने काउंसिल्स के साथ मिलके देश को चलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि वो कानून बनाने के लिए उन्होंने एक नियुक्त कर दिया था वहां पे। इन दिस वे, इस तरीके से द प्रेसिडेंसीज वर डिपेयर्ड फ्रॉम द राइट टू मेक लॉ। तो ये उन्होंने बोला हुआ है कि उनको कानून बनाने के लिए भी बोल दिया कि आप कानून भी बना सकते हो। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट थी बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो गई, ताकतवर हो गई वो, ठीक है। नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1853 अंदर कुछ अमेंडमेंट करी गई थी, ठीक है। तो क्या था जो 1853 चार्टर एक्ट दो थे बेटा, 1833 एडी का और एक है 1853 एडी का। सो अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एडी लेजिस्लेटिव वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सेपरेटिंग फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव जो था, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये बेटा ऑर्गन्स होते हैं, मीन सरकार कैसे चलती है, 3 पार्ट होते हैं सरकार के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंस, ठीक है। तो ये लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव मतलब कह रहा है कि पहले इकट्ठा काम कर रहे थे, अब ये दोनों सेपरेट कर दिए गए, ठीक है। इनके अंदर इट है टोटल 12 मेंबर्स, 12 मेंबर्स है इनके अंदर। एंड थ्रू दिस एक्ट, इस एक्ट के
द्वारा क्या लिखा है, द इंटरफेरेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज्ड इन कंपनीज अफेयर्स। तो कंपनी के कामों के अंदर जो सरकार का, जो बंगाल के अंदर जो सरकार बनी हुई थी, उनका जो क्या था कि दिलचस्पी जो थी वो बढ़ती गई, इंटरेस्ट था, इंटरफेरेंस जो थी वो बढ़ता गया। So now it would take over the rule of India over the company into its own hand। इन्होंने क्या कर दिया, जो रूल था देश के ऊपर करना था वो अपने हाथों में इन्होंने ले लिया। नेक्स्ट के देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, बेटा देखो जो मैंने बताया था कौन कौन सी, ये सिविल सर्विसेज हो गया पहले, ठीक है, सिविल सर्विसेज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बनाया था, सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस एंड जुडिशरी, ठीक है। ये चारों चीजें जो थी वो कानून को लेके बनाई गई थी कि देश के अंदर कानून जो है वो बना रहे, कोई भी बंदा इलीगल काम ना करे, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज जो था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में बेटा आ चुका है कि सिविल सर्विसेज जो था किसने स्टार्ट किया था, कॉर्नवालिस से, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। अंडरलाइन कर लेना इसको कि किसने स्टार्ट किया था ये सिविल सर्विसेज, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये स्टार्ट किया था। सो क्रेडिट टू स्टार्ट द सिविल सर्विसेज इन इंडिया गोज टू कॉर्नवालिस। तो कहते हैं कि जो सिविल सर्विसेज स्टार्ट करने का क्रेडिट था वो कॉर्नवालिस को ही किया था। ही इंक्रीज द सैलरीज ऑफ सिविल सर्विसेज, उन्होंने तनख्वाहें जो थी, ठीक है, जैसे अभी देखो आईपीएस की आईएएस की सैलरी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, लाख 2 लाख इतनी होती है। इनिशियली 50,000 से लेके 1 लाख की सैलरी होती है आईपीएस या आईएएस की, ठीक है। उन्होंने क्यों इतनी ज्यादा सैलरीज की थी, ही इंक्रीज सैलरीज ऑफ सिविल सर्विस ऑफिसर्स टू पुट एन एंड टू ब्राइबरी, कि वो लोग जो है ब्राइब ना ले सके, रिश्वत ना ले सके, इसलिए उन्होंने सिविल सर्विस की जो सैलरी थी ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा करी। ऑफिसर्स वर बैंड अगेंस्ट प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्ट द गिफ्ट्स फ्रॉम इंडियंस। कहते हैं कि जो ऑफिसर्स थे उनको बैन कर दिया गया अगेंस्ट प्राइवेट ट्रेड, कि वो अभी जो व्यापार है, लोकल व्यापार जो है प्राइवेट ट्रेड को नहीं कर सकते हैं, एंड ना ही कोई तोहफे वगैरह कुछ भी जो है वो चीजें इंडियन से लेंगे। ही अपॉइंटेड ओनली द यूरोपियंस एज द ऑन द हाईएस्ट पोस्ट। तो अभी देखो ये डिफरेंसेस आ जाएंगे कि कैसे इंडियंस के और कैसे वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे उनके साथ मतलब पार्शियलिटी करते थे, उनको एक हाई जो पोस्ट होती थी वो देते थे यूरोपियंस को। एंड देखो इन 1806 लॉर्ड विलियम अपॉइंटेड सिविल ऑफिसर सॉरी ओपन द कॉलेज इन हैलिबरी इन इंग्लैंड। कहते लॉर्ड विलियम ने क्या किया, 1806 ईस्वी में एक कॉलेज खोला हैलिबरी जो इंग्लैंड के अंदर है। एंड when newly appointed civil officers were given training before sending them to India, कि नए नए वहां पे क्या बनाए गए थे, वहां पे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो जाके वहां पे फिर काम करे, ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी यहाँ पे सिविल ऑफिसर्स को इस कॉलेज के अंदर। एंड अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एडी, द इंडियंस could not be debarred from the government jobs on the basis of religion, caste, color, still but still Indians who are not appointed on higher post। तो debarred का मतलब यहाँ पे बेटा क्या लिखा है कि जो भारतीय थे उस एक्ट के दौरान 1833 जो चार्टर एक्ट था उसमें लिखा हुआ था कि भारतीयों को बिल्कुल भी कोई पार्शलिटी जो थी वो नहीं की जाएगी, उनको गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी। कोई ये नहीं होगा कि ये छूत है या कोई हायर कास्ट से बिलोंग करता है, कोई काला है गोरा है ना, उनसे कहते बिल्कुल भी अलग था कि उन उस चीज के ऊपर कोई भी भेदभाव ना करके उनको गवर्नमेंट जॉब दी जाएंगी उस एक्ट के अकॉर्डिंग। बट स्टिल इंडियंस वर नॉट अपॉइंटेड ऑन हायर जॉब्स। बट क्या था सिविल सर्विसेज के अंदर कहते पार्शलिटी होती थी, वो इंडियंस को बहुत ज्यादा हायर पोस्ट के ऊपर नहीं नियुक्त करते थे। वो किसको नियुक्त करते थे हायर पोस्ट के ऊपर, जो उनके खुद के आदमी होते थे, यूरोपियंस होते थे, उनको वो हायर पोस्टेस देते थे। नेक्स्ट क्या, इन 1853 एडी द अपॉइंटमेंट इन द सिविल सर्विसेज आर बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देखो अभी एग्जाम्स हो गए ना, सर बताते हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो 1853 एडी के अंदर कहते हैं कि जो अपॉइंटमेंट थी सिविल सर्विसेज के अंदर मींस ऑफिसर्स बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने लगे। एंड ये एग्जाम थे कहाँ पे होते थे, इट वाज दीज एग्जाम्स वर कंडक्टेड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर ये होने लगे। तो इसका माध्यम क्या था, इंग्लिश था। अभी तो हिंदी भी आ गया है, तो ये कहता है कि इंग्लिश माध्यम था उसका। तो मैक्सिमम एज लिमिट जो बंदा दे सकता है मींस इस टेस्ट के लिए एलिजिबल होता था वो है 22 इयर्स का। बट इन विच इज 1864 was made 21 years। 1864 एडी के अंदर इसको 21 years कर दिया गया एंड 1876 के अंदर इसको 19 years का कर दिया गया कि 19 years तक का कोई भी जो अडल्ट है वो इस टेस्ट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे सकता था। एन इंडियन नेम एक आदमी था भारतीय जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, रिमेन सक्सेसफुल इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 1863 एडी। तो बेटा पहला भारतीय था जिस जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर पास हुआ था, जिसका नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर था।
Later on the Indian demanded to increase the age limit. फिर भारतीयों ने मांगा कि इसको बढ़ाया जाए, एज लिमिट को बढ़ाया जाए, एंड टू इंक्रीज द सेंटर फॉर एग्जामिनेशन इन इंडिया इंस्टेड ऑफ इंग्लैंड, के भारत के अंदर भी इसके जो सेंटर हैं वो बनाए जाए पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए, इंग्लैंड के अलावा। वाइसरॉय जो थे लॉर्ड रिपन supported this demand by the secretary of the state, didn't accept the demand। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने इस डिमांड को एक्सेप्ट किया, बट वहां पे जो सेक्रेटरी थे स्टेट के उन्होंने इस चीज को मना कर दिया, इस डिमांड को। In 1866 AD, in 1886 AD, Viceroy Lord Ripon appointed a Public Service Commission, ठीक है, PSC of 15 members। उन्होंने एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जिसके अंदर 15 मेंबर थे। दिस कमीशन रिकमेंडेड, इसके अंदर इस कमीशन के अंदर रिकमेंड किया गया कि सिविल सर्विसेज शुड बी डिवाइड टू 3 पार्ट, के 3 भागों के अंदर सिविल सर्विसेज को डिवाइड किया जाए। तो कौन कौन से 3 भाग थे? पहला पार्ट था इंपेरियल और इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन of which should be conducted in England। ठीक है, ये इंपेरियल और इंडियन सिविल सर्विसेज हैं जो इंग्लैंड में कंडक्ट होते थे। सेकंड, प्रोविंशियल सर्विस एग्जाम which should be conducted in different provinces, जो अलग अलग राज्यों के अंदर कंडक्ट करे जाने थे। प्रोफेशनल सर्विसेज कमीशन रिकमेंड टू इंक्रीज द एज फ्रॉम 19 to 20। प्रोफेशनल सर्विसेज कमीशन जो एग्जाम थे वो उनके उसके अंदर रिकमेंड किया गया कि इसकी एज जो है वो 19 to 23 इंडियंस के लिए की जाए। तो ये 3 तरह के जो थे वो इस एग्जाम को सिविल सर्विसेज को 3 भागों में उन्होंने बांटा हुआ था। इन 1892 AD इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दीज रिकमेंडेशन। तो भारतीय जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, इन रिकमेंडेशंस को, के चेंजेस को एक्सेप्ट किया उन्होंने। इन 18 AD Montague Chelmsford recommended that 33% Indians should be रिक्रूटेड इन इंडियन सिविल सर्विसेज। उन्होंने कहा कि सिर्फ 33% ही जो भारतीय हैं उनको इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर अपॉइंट किया जाए, एंड ग्रेजुअली द नंबर ऑफ देयर शुड बी इंक्रीज। उनके जो नंबर हैं मींस लोगों के ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करें, इसके अंदर जो टेस्ट है वो अपना दे, तो वो नंबर बढ़ाना चाहते थे वो। दिस रिपोर्ट वाज इंप्लीमेंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 AD। तो कहते हैं कि सरकार थी जिन्होंने एक्ट 1919 एक्ट जो बनाया था उसके अंदर इस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट है 1923 AD ली कमीशन रिकमेंडेड फॉर सेंट्रल पब्लिक सर्विसेज commission and such commission in the province also। So in 1926 AD Central Public Services Commission and some provisional public service commission were established। तो ये वहाँ पर डिमांड करी गई थी, इसलिए उन्होंने 1926 के अंदर जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन और कुछ प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन जो थी वो अपॉइंट थी, वो की गई थी, स्टैब्लिश की गई थी, बनाई गई थी। मतलब although in the British rule in Indian civil services Indian were appointed in the large number but still mostly English people were appointed high court। ठीक है, तो ये लिखा हुआ बेटा सिविल सर्विसेज के अंदर कह रहा है कि लोग जो टेस्ट देते थे बट भारतीयों को हायर पोस्ट ऊंचे ओहदों के ऊपर नहीं बिठाया जाता था। हमेशा जो यूरोपियन से इंग्लिश लोग थे उनको ही हायर पोस्ट के ऊपर बिठाया जाता था। उनका मेन मकसद ये था, द मेन एम ऑफ दिस वाज टू सर्व द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया नॉट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो उनका मेन मकसद क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो ब्रिटिश है गवर्नमेंट का ध्यान जो है वो देश के अंदर इंडिया के अंदर उठाना, ना कि उसकी भलाई का। भलाई लोगों की भलाई के ऊपर बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं था, उनका ध्यान सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ था कि कैसे ना कैसे करके इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने हाथों में लेके आनी है, उसको अपने देश जो है वो अपना बनाना है। सो नेक्स्ट देखो, ये हमारा बेटा सिविल सर्विसेज था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है आर्मी। तो आर्मी जो है उसके अंदर आर्मी हैड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत के अंदर कहते हैं कि जो ब्रिटिश रूल स्थापित करने के लिए बहुत ही बड़ा एक योगदान रहा है आर्मी का। इन 1856 AD द नंबर ऑफ इंडियंस इन द आर्मी वाज, कहते हैं भारतीय जो लोग थे उनके गिनती जो थी वो कितनी थी, 2,33,000 थी। दैट ऑफ यूरोपियन वाज ओनली। अब देखो कि भारतीयों की गिनती कितनी ज्यादा थी, बट यूरोपियन की गिनती कितनी थी, 45,322। ठीक है, तो लिखा इंडियन सोल्जर्स वर गिवन लेस सैलरीज। फिर भी उन लोगों को इंडियंस को कम सैलरी दी जाती थी। एंड अलाउंसेस देन, अलाउंस होता है खर्चा। ठीक है, जैसे फैमिली को घर रखा हुआ है कहीं पे, जैसे रेंट वगैरह का खर्चा होता है, पानी का, बिजली का खर्चा, ये रहने सहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, उसको बोलते हैं अलाउंसेस। ठीक है, तो एक अलग अलाउंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं उनके। तो वो कहते हैं कि उनको कम सैलरी, कम उनके अलाउंसेस दिए जाते थे ब्रिटिश एज कम्पेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स।
they could be promoted only to the post of सूबेदार, सिर्फ सूबेदार की पोस्ट तक ही उनको नियुक्त किया जाता था, उनकी प्रमोशन होती थी किसकी, इंडियंस की, इंडियन सोल्जर्स की सिर्फ जो नियुक्ति थी सिर्फ वो सूबेदार की पोस्ट तक ही रहती थी। इंग्लिश ऑफिसर्स यूज्ड टू ट्रीट इंडियन सोल्जर्स वेरी बैडली, कहते हैं जो इंग्लिश ऑफिशियल्स थे, ऑफिसर थे, वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से इंडियन सोल्जर्स को ट्रीट करते थे। दैट्स व्हाई इंडियन सोल्जर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन 1857 AD। ठीक है, तो मंगल पांडे आपने सुना होगा, है ना, तो मंगल पांडे इन लोगों ने मिलके फिर भारतीयों ने मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो था वो 1857 के अंदर जो था रिवोल्ट किया। ठीक है, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 AD इसके बाद important changes were made in the Indian Army services in 1850 AD। तो इंडियन आर्मी के अंदर सर्विसेज के अंदर काफी ज्यादा चेंज किए गए। क्या क्या हुआ कि पहले गिनती अंग्रेजों की और सोल्जर्स की कम थी, बट रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, नंबर ऑफ इंग्लिश सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड, जो उनके अपने बंदे थे उन्होंने वो बढ़ाए। ओनली इंग्लिश वर अपॉइंटेड इन आर्टिलरी एंड सिख गोरखा वर रिक्रूटेड इन द आर्मी इंस्टेड ऑफ ब्राह्मण्स ऑफ यूपी। तो क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि उन्होंने भी देश को जातियों में बांटने लगे वो लोग। इंग्लिश को, जो इंग्लिश लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, उनको आर्टिलरी के अंदर अपॉइंट किया गया, सिखों को रिक्रूट किया गया, गोरखों को, गोरखा जात होती है तो उनको रिक्रूट किया गया आर्मी के अंदर, बट जो ब्राह्मण से यूपी को उनको नियुक्त नहीं किया गया। द रेशियो ऑफ यूरोपियंस एंड इंडियंस इन द आर्मी वाज मेड 2:1। तो 2:1 का मतलब क्या है कि अगर भारतीयों की गिनती एक बंदा भारतीय है तो यूरोपियंस 2 हैं। ठीक है, मींस ज्यादा लोग डबल कर दिए गए, यूरोपियंस ज्यादा कर दिए गए एज कंपेयर टू इंडियंस उनकी आर्मी के अंदर। चीफ कमांडर वाज मेड द मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स ट्रूप काउंसिल्स ट्रूप वर एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट। तो कहते हैं कि जो चीफ कमांडर था बनाया गया, जो मेंबर ऑफ इसका था काउंसिल का, गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर था, जिसको नियुक्त किया गया था किसके बेस के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर। सो दैट यूनिटी अमंग द सोल्जर्स, इसलिए किया गया ताकि मतलब हाई जात का जो बंदा था उसको अपॉइंट कर लिया गया, सो दैट इसलिए ताकि जो एकता है कि लोग सारे इकट्ठा ना हो जाएं और रिवोल्ट की जो थी, रिवोल्ट युद्ध मतलब लोग जो है ब्रिटिश के खिलाफ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने डिवाइडेड रूल किया, मतलब के दो देश के लोगों को जो था धर्म के नाम पे बांट दिया। नेक्स्ट है बेटा, ये आर्मी का था कि आर्मी को पहले गिनती तो ज्यादा होती थी पर उनको हायर पोस्ट नहीं दी जाती थी, सिर्फ सूबेदार के पद पर ही रखा जाता था भारतीय लोगों को, जो भारतीय सिपाही थे। बट इंग्लिश जो लोग थे, इंग्लिश ऑफिसर्स थे, उनको हायर पोस्ट दी जाती थी आर्मी के अंदर भी, और उनको क्या किया जाता था, वो लोग बहुत ही बुरी तरह से जो इंडियन सोल्जर्स उनको ट्रीट करते थे। ठीक है, बट ये थोड़ा सा चेंज किए गए इसके अंदर, क्योंकि जो लोग थे भारतीय, उन्होंने 1857 के अंदर रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, मतलब खड़े होने लग गए थे किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ बदलाव जो थे इंडियन आर्मी के अंदर कर दिए। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो सोल्जर्स थे, इंग्लिश सोल्जर्स, उनको उनकी गिनती बढ़ा दी, और जो भारतीय लोग थे उनके अंदर उन्होंने क्या कर दिया, जात पात को लेके भेदभाव करना शुरू कर दिया, और जो हाई जात का जो बंदा था उसको चीफ बना दिया गवर्नर जनरल काउंसिल का। और इस तरीके से उन्होंने सोचा कि जो देश के अंदर एकता नहीं बनेगी, आर्मी के अंदर एकता नहीं बनेगी, सोल्जर्स की, सिपाहियों की, और रिवोल्ट नहीं होगा, रिवोल्ट के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज अबाउट योर आर्मी। नो पुलिस। अब पुलिस के बारे में, टू एस्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर, कॉर्नवालिस रिफॉर्म द पुलिस डिपार्टमेंट, और डिस्ट्रिक्ट कैप्टन्स वर, डिस्ट्रिक्ट कैप्टन्स मींस डीसी, जहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कह देते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो गया, तो ये अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या कहते थे उसको, डिस्ट्रिक्ट कैप्टन्स कहते थे। ठीक है, तो कहते हैं कि भारत के अंदर जो मतलब देश के अंदर कानून, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए, के शांति बनाए रखने के लिए, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट की नियुक्ति की, एंड डिस्ट्रिक्ट कैप्टन जो थे वो बनाए, नियुक्त किए गए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। थाना, देखो THANS थाना लिखा हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट थे उनको थाने के अंदर डिवाइड करा गया, एंड हर एक जिले को अलग अलग थाने के अंदर डिवाइड किया गया, एंड उनके अंदर एवरी थाना वाज अंडर दरोगा। तो हर एक थाना जो था वो एक दरोगा के नीचे था। दरोगा मतलब मेन एक हायर पोस्ट थी पुलिस ऑफिसर की, तो वो नीचे उसके काम करता था। द पुलिस कैप्टन यूज्ड टू चेक द वर्क ऑफ दरोगा। अब पुलिस कैप्टन मतलब कौन था, पुलिस कैप्टन मींस डिस्ट्रिक्ट कैप्टन जैसे हो गया, पुलिस कैप्टन हो गया, तो वो क्या करता था, डीसी जो था उस दरोगे का, उससे पुलिस थाने के जो चार्ज था दरोगा, उसका काम वगैरह चेक किया करता था। वॉचमैन वर अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द विलेजेस। तो वॉचमैन जो थे वो गांव की देख रेख, जैसे घर पर लोग आप भी देखते होंगे रात को जैसे वॉचमैन होते हैं ना,
जैसे है ना कोई चोर ना आ जाए, जैसे आप लोग सो रहे होते हो गर्मियों में तो बाहर पहरा दे रहा होता है, पहरेदार जिसको बोल देते हैं, ठीक है, तो कई गांव में ऐसे होता है। तो वॉचमैन जो थे वो अपॉइंट किए गए हर एक गांव के लिए। एंड इवन इन द पुलिस डिपार्टमेंट आल्सो इंडियंस वर नॉट अपॉइंटेड ऑन हायर पोस्ट। देखो बेटा पुलिस के अंदर भी जो भारतीय लोग थे उनको हायर पोस्ट के ऊपर डिपेंड सॉरी पोस्ट के ऊपर नियुक्त अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता था। दे सैलरीज वर लेस देन द ब्रिटिश। यहाँ पे भी उनकी सैलरीज कम थी, यहाँ पे भी पार्शियलिटी होती थी, यहाँ पे भेदभाव जो था वो किया जाता था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज थे पुलिस के अंदर भी, वो भी जो थे अच्छा बिहेव नहीं करते थे इंडियंस के साथ, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है आपका। नेक्स्ट है जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम जैसे कोर्ट हो गई है ना, तो उसको लेके है ये कहते थे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन द ब्रिटिश वाज टू एस्टैब्लिश। तो इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन था जो उन्होंने काम किया था देश के लिए वो ये था कि जुडिशियल सिस्टम अपॉइंट किया। इसके अंदर जो था जुडिशियल के अंदर के एक्ट जो थे वो बनाए जा सकते थे, लॉ कानून जो थे वो लिखे जाते थे। वॉरेन हास्टिंग काफी इंपॉर्टेंट ये है। वॉरेन हास्टिंग जो थे, वॉरेन हास्टिंग एस्टैब्लिश दीवानी एंड क्रिमिनल कोर्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने क्या करा था कि दीवानी और जो क्रिमिनल कोर्ट होते हैं मींस क्राइम से लड़ने के लिए जो कोर्ट जिले थे उन्होंने हर एक जिले के अंदर अपॉइंट किए, बनाए गए। पर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एडी अ सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता। तो एक सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, क्या होता है जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मींस जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, फिर उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट होती है। जैसे पंजाब और हरियाणा की एक ही कोर्ट है, ठीक है। तो सांझी कोर्ट्स भी होती हैं, हर एक स्टेट की अपनी अपनी कोर्ट भी है और अलग अलग कोर्ट भी है। सर्च करना गूगल के ऊपर कितनी हाई कोर्ट्स हैं टोटल, ठीक है। अराउंड आई थिंक 22-23 हाई कोर्ट्स हैं पूरे इंडिया के अंदर, और पंजाब एंड हरियाणा की जो हाई कोर्ट है वो सेम ही है, ठीक है। हाई कोर्ट के बाद क्या आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, ठीक है। दिल्ली दिखा हुआ है आपका। सुप्रीम कोर्ट को उस टाइम पे कलकत्ता के अंदर बनाया गया। एंड टू गाइड द जजेस अ बुक नेम्ड कोड ऑफ कॉर्नवालिस वाज प्रिपेयर्ड बाय कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस मींस के कानून को बनाए रखने के लिए कॉर्नवालिस ने क्या करा है, किताब ही लिखी ताकि वो जजेस जो है जो कानून की रखवाली कर रहे हैं, जो मींस कोई न्याय करेंगे, तो उनके लिए एक किताब भी लिखी कानून को लेके। इन 1832 एडी लॉर्ड कॉर्नवालिस सॉरी लॉर्ड विलियम बेंटिक स्टार्टेड ज्यूरी सिस्टम इन बंगाल। तो बंगाल के अंदर उन्होंने एक ज्यूरी सिस्टम भी बनाया। ज्यूरी सिस्टम क्या होता है, जैसे नंबर ऑफ जजेस, ठीक है, जो मिलके जो है वो कोई कानून बना रहे हैं या फिर किसी का फैसला, कोई भी डिसीजन जो है वो ले रहे हैं किसी क्राइम को लेके, ठीक है। तो उन्होंने ज्यूरी सिस्टम बंगाल के अंदर बनाया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 हम लोग पढ़ के आए हैं कि इंडियन लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड टू कंपाइल द लॉ। तो हमने पढ़ा था कि इंडियन लॉ कमीशन बैठाई गई थी ताकि वो जो कानून है उनको बना सके भारत के अंदर। गवर्नर जनरल वाज गिवन द राइट टू मेक ऑल लॉज। गवर्नर जनरल को सारे हक दिए गए थे कि वो कानून बना सकें। रूल ऑफ लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड इन द होल एम्पायर। पूरे पूरे जो कानून मींस जो रूल थे कि कानून लागू होगा तो वो सारे सारे एम्पायर में पूरे राज्य के अंदर वो जो थे वो स्थापित होते थे, किए जाते थे, फॉलो लोगों को करने पड़ते थे। फिर अगर वो कानून बन जाता था तो रूल्स रेगुलेशंस वाज अ स्ट्रिक्ट थे। अकॉर्डिंग टू इट ऑल इंडियंस वर ट्रीटेड इक्वल बिफोर एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू इट, इसके द्वारा, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि चार्टर एक्ट के लिखा हुआ था उसके अंदर कि कोई भी जो इंडियन है उसके साथ कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा जात पात को लेके, ठीक है। बट सच लाइक अदर सर्विस कमीशन इंडियन सिविल सर्विसेज इंडियन वर नॉट ट्रीटेड एट पर यूरोपियंस। बट ना ही सिविल सर्विसेज के अंदर, ना ही आर्मी के अंदर, ना ही पुलिस के अंदर जो था वो लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाता था। दे वर डिबेयर्ड फ्रॉम अदर प्रिविलेजेस। जो दूसरी प्रिविलेजेस थी मींस जैसे धार्मिक स्थान वगैरह होते थे उनको भी सॉरी प्रिविलेजेस का मतलब है कि जो दूसरे चीजें होती हैं उनको भी वहां पे भी उनके साथ पार्शियलिटी की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन जजेस हैड नो राइट टू गिव verdict over the cases related with the Europeans। कहते हैं यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि इंडियन जजेस को, जो जजेस इंडियन थे उनके बिल्कुल भी उनको हक नहीं दिया जाता था कि वो किसी भी केस की सुनवाई करें जो यूरोपियन से रिलेटेड हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखा है इन 1833 एडी लॉर्ड रेपन ट्राइड टू गिव सच इक्वल राइट टू इंडियन जजेस बट रिमेन्ड अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो लॉर्ड रेपन जहाँ पे कुछ अच्छे लोग नहीं थे ब्रिटिश के अंदर, वहाँ कुछ अच्छे लोग भी थे। तो लॉर्ड रेपन ने अंदर कहते कोशिश की कि भारतीयों को ये हक जो है उनके दिला सके, बट वहाँ पे वो नहीं दिला सके, वो अनसक्सेसफुल वहाँ पे रहे, ठीक है। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एडी फिट्स एक्ट
पिट्स इंडियन एक्ट था जो 1784 एडी एंड चार्टर एक्ट 1833 एडी के अंदर कुछ बनाए गए थे, कुछ पार्ट्स को लेके कि जो कंपनी के जो शक्तियां हैं वो भारत को लेके वो सारी सारी उनके हाथ में रही और वो भारत के ऊपर राज कर सके। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस उन्होंने बनाए थे। पहला था रेगुलेटिंग एक्ट, फिर था पिट एक्ट, फिर था चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट भी 2 बार बनाया गया था, एक 1833 का था। नेक्स्ट क्रेडिट टू इंट्रोड्यूस सिविल सर्विसेज इज गोस टू लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो ऐसे इंसान थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज को भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, बट उसके अंदर भी इंडिया के अंदर भी जो ओनली सिर्फ यूरोपियन से उनको ही हायर पोस्ट के ऊपर था वो बैठाया गया था, इंडियंस को हायर पोस्ट के ऊपर बैठाया नहीं जाता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस कंपोज्ड अ बुक नेम्ड कोड ऑफ कॉर्नवालिस इन 1773। सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता। तो क्या लिखा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने एक किताब बनाई थी जजेस के लिए, ताकि जजेस जो हैं वो अच्छे तरीके से न्याय कर सके। तो उनके लिए किताब बनाई गई जिसका नाम रखा गया था कोड ऑफ कॉर्नवालिस, जो 1773 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश इन कलकत्ता। तो ये याद रखना है कि ब्रिटिश के टाइम पे कलकत्ता के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट थी वो कलकत्ता के अंदर 1773 के अंदर बनाई गई थी। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास चैप्टर था आपका। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। वेट बेटा, हाँ जी, आपका जैसे क्वेश्चन आंसर है तो ये लिखा है व्हेन एंड व्हिच एक्ट वाज पास्ड टू सेट द वर्किंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। बताओ करणवीर, बुक से देख के बताओ कौन सा एक्ट था वो पास किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के काम के लिए। सबसे पहले जो हमने एक्ट पढ़ा था उसमें देखो कौन कौन से एक्ट थे बनाए गए थे, पॉइंट्स रिमेंबर में बनाया गया है। देखो रेगुलेटिंग एक्ट, पिट एक्ट, नहीं, पहला जो था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, सिर्फ पहला ही रेगुलेटिंग एक्ट था बनाया गया था। इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन 1773 एडी टू चेक द वर्किंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हेन एंड अंडर व्हिच द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। ये भी पढ़ा था। हेलो, मैम yes Karnveer, tell me the answer. मैम पिट एक्ट। नहीं, क्वेश्चन लिखा है व्हेन एंड अंडर व्हिच एक्ट ऑफ एक्ट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। मैम सिविल मिलिट्री। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो कब नियुक्त किया गया और किसके देख रेख के नीचे किया गया था? हाँ 1784। कहाँ पढ़ा था ये हमने? जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एडी, इसके अंदर लिखा हुआ है in 1784 AD the Parliament of England passed Pitt Act, and according to this act control the company's civil military
and financial matters, the board of control was established in England. ठीक है, तो ये इंग्लैंड लिखा हुआ था। क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि व्हेन एंड हु एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आपका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। इन 1784 AD, यहाँ टिक कर लेना बेटा, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन शायद नहीं भेजूंगी आपको, तो यहाँ से कर लेना। इन 1784 AD यहाँ से लेके इंग्लैंड तक आएगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the founder of civil services? It's very easy question. किसने ढूंढी थी सिविल सर्विसेज इंडिया के अंदर? कॉर्नवाल। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस। हाँ ठीक है, ये कर लेना। लॉर्ड कॉर्नवालिस was the founder of civil services in India. Okay. Next, who was the first Indian to have passed the examination of the Indian civil services? किसका नाम बताया था मैंने? सत्येंद्रनाथ टैगोर। हाँ, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर, he has passed examination in 1863 AD, ठीक है, तो ये भी आपने लिखना है। सत्येंद्रनाथ टैगोर was the first Indian to have passed the examination of Indian civil services. Full stop. After that, you have to write he had passed his examination in 1863 AD. Okay. चलो next है, which was the highest post which was given to the Indian spy? जो Indian spy मतलब जो Indian सिपाही था, उसको कौन सी पोस्ट दी जाती थी, क्या बताया था? सूबेदार। हाँ, सूबेदार, ठीक है, सूबेदार was the highest post which was given to the Indian spy, ठीक है, सूबेदार लिख देना, which की जगह क्या आ जाएगा? सूबेदार, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which governor general made improvements in the police department and why? कौन से गवर्नर जनरल ने जो पुलिस डिपार्टमेंट था उसके अंदर चेंजेस किए थे और क्यों किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे ना, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस मेड इम्प्रूवमेंट इन द पुलिस डिपार्टमेंट टू मेंटेन द, लिख लो इसको, टू मेंटेन लॉ ऑर्डर पीस इन द स्टेट। लॉर्ड कॉर्नवालिस, देखो लिखा है ना, टू एस्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर, लॉर्ड कॉर्नवालिस रिफॉर्म्ड द पुलिस डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट कैप्टन्स वर अपॉइंटेड, ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लिखना टू एस्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर, लॉर्ड कॉर्नवालिस मेड इम्प्रूवमेंट इन द पुलिस डिपार्टमेंट। ओके, बस इतना लिखना, ये लाइन है जो आपकी विजिबल है, टू एस्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर, इतना लिखो, टू एस्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर, कॉमा, फिर क्वेश्चन पे आ जाना, लॉर्ड कॉर्नवालिस मेड इम्प्रूवमेंट इन द पुलिस डिपार्टमेंट। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Indian Law Commission was constituted and why? कौन सी ये बनाई गई थी and क्यों बनाई गई थी? Which Indian Law Commission? देखो इसको, क्वेश्चन को देखो एक बार, Which Indian Law? लास्ट पैराग्राफ, in the Charter Act of 1833 AD, यहाँ से टिक कर लो, in the Charter Act of 1833 AD, a Indian Law Commission was established to compile the laws. Governor General was given the right to make all laws. यहाँ तक कर लो, okay? In the Charter Act से लेके law तक. After that, next question. What do you mean by Regulation Act? On to page number 133. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 AD, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ आपका, यहाँ पे आप लिखोगे इन 1773 AD एक्ट वाज पास्ड टू इंक्वायर, मैं एक मिनट रुक जाओ, मैं पढ़ने दो फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से लिखोगे अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ, यहाँ लिखा है दिस एक्ट, यहाँ दिस की जगह काट के लिखना आपने, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 AD, the British Parliament got the right to check the working of the company in India. It had the right to take decision by the majority over the matter related with the administration. Full stop, यहाँ तक, okay? According to से लेके administration तक लिखना है और this की जगह क्या लिखना है? Regulating Act of 1773. नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स एक्ट है ना आपका, देखो बुक के ऊपर ये लिखा है ना, पिट इंडिया एक्ट है ना, यस मैम। तो अकॉर्डिंग टू, यहाँ दिस की जगह काट के लिखो, अकॉर्डिंग टू पिट्स
India Act 1784 AD to control the company's civil, military, and financial matters. A board of control was established in England. It has 6 members. यहाँ तक लिखो बस. Done. Yes, ma'am. Next question. Which changes were made in army after 1858 AD? 1858 AD के बाद कौन-कौन से जो changes थे वो किए गए? ये वाला लिखे हो ना बेटा? The number of English soldiers was increased. First and second, these two changes. The number of English soldiers was increased. Only English were appointed in artillery. Sikh and Gorkhas were recruited in the army instead of Brahmins of UP. The ratio of European and Indians were made 2:1. Civil commander was made. The number of governor generals, council troops were established on the basis of religion and caste, so that unity among the soldiers could not emerge and to make possibility of a revolt list. ठीक है, तो यहाँ तक ये दोनों है आपके. नेक्स्ट आपका लिखो. जब क्वेश्चन से लिखोगे ना तो ऐसे लिखना, द चेंजेस वर मेड इन द आर्मी आफ्टर 1858 AD आर एज फॉलोइंग. ठीक है, आर एज फॉलोइंग कर देना. ये यहाँ से जो है आपका यहाँ से लिख देना. आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 AD इंपॉर्टेंट चेंजेस वर मेड इन द इंडियन. ये फर्स्ट लाइन यहाँ से लिखना, आफ्टर से लेके रिवॉल्ट लेस तक. ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन जुडिशियल सिस्टम. जुडिशियल सिस्टम के ऊपर कहते हैं लिखो. तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आपका ये पूरा पूरा आ जाएगा. ठीक है, जुडिशियल सिस्टम का ये पूरा पैराग्राफ. ओके, आप बेटा ये ना लॉन्ग क्वेश्चन में से शायद आ जाएंगे अगर ये आ जाते हैं पेपर में. व्हाट यू मीन बाय रेगुलेटिंग एक्ट, राइट अ नोट ऑन. जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, नोट ऑन. तो ये अगर डेफिनेशन पूछते हैं पेपर में तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, बट अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नोट लिखो तो हमें पूरा पैराग्राफ ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो आप नोटबुक के ऊपर पूरा पैराग्राफ ही लिख लेना, क्योंकि अगर बोर्ड के एग्जाम में अगर आ जाता है आपको 4 या 5 नंबर में, तो हमें पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा. अगर एक तो लाइन में आता है तो हमें जस्ट उसकी डेफिनेशन ही देनी है फिर. ओके, बेटा आपके पास बुक कौन सी है? ईयर कौन सा? उसके ऊपर क्या क्वेश्चन इतने लिखे हुए हैं? क्वेश्चन नंबर देखो 11 ही है. ओके, चलो ठीक है. आगे देखो 1886 AD लॉर्ड डैश अपॉइंटेड अ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ 15 मेंबर्स. इन्होंने बनाया था 1886 के अंदर. डैश अपॉइंटेड अ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ 15 मेंबर्स. मैम पेज नंबर 134 पे. हाँ जी, वाइसरॉय लॉर्ड रेपन. ठीक है, ये आ जाएगा, वाइसरॉय लॉर्ड रेपन. नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ यूरोपियंस एंड इंडियंस वाज 2:1 इन द आर्मी आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 AD. ठीक है, Yes, ma'am. in 1773 AD according to the regulating act a supreme court was established in Calcutta. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाई गई थी? कलकत्ता में बनाई गई थी. जब 1773 AD का रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट किया था. नेक्स्ट देखो क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी वाज टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया. कहते जो मेन उनका मकसद था, इज इट ट्रू और फॉल्स? मेन ऑब्जेक्टिव जो था वाज टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया, नॉट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ट्रू. During the reign of Cornwallis in India, East Thana was under the Daroga. कहते हैं कि जब कॉर्नवालिस का रूल था उस टाइम पे हर एक जो थाना था उसके अंदर थाना जो था वो दरोगा के नीचे होता था ना, दरोगा काम करता था वहाँ पे एज अ हेड. Next, in 1773 AD, according to regulating act, Supreme Court was established in Calcutta. तो कहते हैं
के रेगुलेटिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट का था वो कलकत्ता में बनाया गया था। यस ट्रू, तीनों ही ट्रू है। ओके बेटा मैं क्वेश्चंस आपको भेजूंगी नहीं, आपको समझ में आ गए ना? Yes, तनवीर ma'am. ओके Yes, ma'am. ठीक है, मैं वीडियो बेटा रिकॉर्ड की हुई है, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी, लिंक भी सेंड कर दूंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा ना, यू कैन देन सी द वीडियो। ओके चलो अभी मैं दोबारा आईडी एंड पासवर्ड Okay, सेंड कर ma'am. रही हूँ इंग्लिश बुक के लिए, ठीक है? इंग्लिश बुक निकालो अपनी।